सर कल सर ने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उनके पीडीएफ मिल जाएगी? हाँ वो भेजूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू आज सर। देखता हूँ मैं, मुझे जैसे ही मिलती है मैं तुम्हें भेजता हूँ। ठीक, 1 मिनट होल्ड करना जरा, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक। हो गई मेरी स्क्रीन विजिबल? यस सर। ओके। यस सर। यस सर। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्वांटम फिजिक्स। क्या इसमें रहता है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसका बहुत बेसिक हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। लेकिन इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ अगर हमें रिसर्च करनी है, माइक्रो लेवल पे डिवाइसेस बनानी है ना, तो क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ का एप्लीकेशन हर जगह है। अगर कोई कंप्यूटर वाला है तो आज की डेट में क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है भाई। सबसे एडवांस रिसर्च आज की डेट में क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर है। इसी तरीके से अगर हम बात करें चिप डिज़ाइनिंग और जो भी हमारे पास प्रोसेसर्स वगैरह हैं, तो उनमें जो कंपोनेंट का साइज है वो भी नैनो लेवल तक पहुंच चुका है। तो वहाँ पर आपकी नॉर्मल फिजिक्स यूज़ नहीं होती है, ऐसी मैकेनिकल ब्रांच और अधिकतर ब्रांचेस के जो स्टूडेंट हैं, अगर वो कल के दिन रिसर्च में जाते हैं और कोई कोर टेक्नोलॉजी में पहुँचते हैं, तो उन्हें दिखाई देगा कि एक नई फिजिक्स यहाँ पर आना शुरू हो गई है, जिसके बारे में तुम्हें पहले से नॉलेज हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो दैट्स वाई वी हैव दिस क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट हियर। सो वी कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स एज अ फिजिक्स ऑफ एवरीथिंग। सब कुछ होता है इसमें, बहुत ब्रॉड फिजिक्स है। न्यूटोनियन फिजिक्स की जो भी लिमिटेशन है उसको ये ओवरकम करती है। बहुत सारे ऐसे फिनोमिनास फिजिक्स में थे दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस क्लासिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन फिजिक्स, है ना। बहुत सारी लिमिटेशन है भाई क्लासिकल फिजिक्स की, बहुत सारी लिमिट। अगर बात करूँ बैंड गैप, सबसे पहला जो पार्ट है बैंड गैप हम जिसको कहते हैं, कि मटेरियल का बैंड गैप क्या है और किस तरीके से ये होता है, तो इस थ्योरी को कभी भी आपका जो क्लासिकल फिजिक्स है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन था ही नहीं। बोर्स मॉडल है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हैं, ये कोई भी चीज़ क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं होती है। इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड्स हैं, ये भी क्लासिकल फिजिक्स से नहीं आता। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं, ब्लैक, वो भी हम क्लासिकल फिजिक्स से नहीं समझा सकते। जो लेजर्स तुमने पढ़ा हुआ है, लेजर ट्रांजिशन हो रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, अगेन दे आर पार्ट ऑफ दिस क्वांटम फिजिक्स। तो इसका मतलब जो फिजिक्स अभी तक हम पढ़ के आए हैं न्यूटोनियन फिजिक्स, डेली लाइफ में वो ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम बात करते हैं जब डायमेंशंस बड़ी होती हैं, but as we go towards the dimensions of atoms and subatomic particles, this classical physics having so many limitations. So to understand the limitation of classical physics and to resolve it with the help of quantum mechanics, but this process हैज़ टेकन लॉट ऑफ टाइम। किस तरीके से ये आगे चेंज आया, तो हम अब देखेंगे एराइज कहाँ से हो, क्वांटम फिजिक्स का एराइज कहाँ से हो। तो सबसे इसमें हम लोग अब जो टॉपिक्स आज हमने देखने हैं, इसमें हीट एंड रेडिएशन, व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी, एमिशन, स्पेक्ट्रा ऑफ ब्लैक बॉडी, स्टीफन्स लॉ, विन्स लॉ, वी हैविंग सम न्यूमेरिकल्स एंड क्विजेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं हीट क्या होता है भाई। कोई मुझे बताएगा हीट का मतलब क्या? एनीवन? Heat is a form of energy. यस। क्या चीज़? Heat is a form of energy. हाँ, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी का ही एक फॉर्म है जो हमें क्या फील कराता है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। यही तो होता है ना, यस कहते हैं ना बहुत हीट है। हीट का मतलब क्या, इसका मतलब उस बॉडी का टेम्परेचर हाई है। और रेडिएशन क्या है? रेडिएशन कैसे डिफाइन करेंगे, कोई बताएगा? एनीवन? उज्जवल, उपहार, चरका? जरका है इधर? सर रेडिएशन तो कोई रेस की फॉर्म में एनर्जी जब देते हैं वो, उसे रेस की कहते फॉर्म में? एनर्जी।
Plants. So energy emitted from a source. एनर्जी एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स। जर का है क्या इधर? एक बार देखो कौन कौन है, Yes, यस sir. बोलना मुझे। हाँ बेटे, जर का बहुत इरेगुलर रहती हो क्लास में, क्या है? कई बच्चों को देख रहा हूँ, दे आर वेरी इरेगुलर। अगर मैं Yes, देखूँ sir. इधर तुम्हारे तुम्हारे सामने ही, मैं भी एक बार ओपन कर रहा हूँ। अभी पता लग जाएगा। मैं अपनी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो यस वेट, सर। जब मैं ओपन करता हूँ तो देखो अपनी स्क्रीन देखना सभी लोग, कौन कौन है, तुम्हें पता लगेगा कौन कौन गायब चल रहा है। अभी अक्षित गोयल है इधर? अक्षित गोयल भी कुछ क्लासेस में मिसिंग है क्या इधर? अक्षित गोयल गायब है, अक्षित गोयल नहीं है। इसी तरीके से आशुतोष चौधरी, ये भी बहुत इरेगुलर है भाई। है आशुतोष? सर वो बीमार चल रहा है। बीमार चल रहा है, यस सर। ठीक। अर्चित, अर्चित है? Yes, sir. अर्चित बेटा, अब तो ठीक है, तो पहले बीच में कुछ एक आध दिन गायब रहा। Sorry, sir. आयुषी, आयुषी लास्ट लेक्चर में जो भी हुआ था मेरा, उसमें थी मिसिंग में आ रहा है, और बीच पहले भी एब्सेंट रही है। आयुषी है? आयुषी शर्मा आज भी नहीं है। कुछ बच्चे रेगुलर बेस पे। आयुषी है तो सही इधर। आयुषी, मेरी आवाज़ आ रही है? देखो इतने रेगुलर है बच्चे, आवाज़ भी नहीं है अपना। ये दिग्विजय, ये तो क्लास में आता ही नहीं कर। इसके बाद अगर मैं देखूं, शुभम अग्रवाल है ये? शुभम अग्रवाल, ये भी गायब है। इसके भी हाल बुरे से चल रहा है। इसको देखता हूँ, ये आज भी गायब है। इसी तरीके से तुषार, इसके तो दो मिसिंग है। दो कैसे मिस हो रहे हैं? तुषार है इधर? Yes, sir. मिस कैसे हुए लास्ट के दो? ये मीटिंग छोड़ने के बाद अटेम्प्ट नहीं करता क्विज? सर वो कुछ रह गई होगी सर, गलती से एक दो। कर ले बेटा, कर ले। बहुतों की ऐसी गलतियां हो रही हैं। शुभम अग्रवाल, इसने भी यही काम करा। नहीं, वैसे तो मैं अटेंड करता हूँ, सारी अटेम्प्ट भी करता हूँ। उपहार, उपहार भी कई इसके मिसिंग चल रहे हैं। हाँ भाई उपहार, कैसे हो रहा है? उपहार आ रही है वो आवाज़? ये देखो, खाली ऑन करके। यस सर। कहाँ उपहार, कहाँ मिसिंग हो गई है? इतने सारे एक में तो आया ही नहीं। सर कल ले नहीं पाया था सर क्लास। उससे पहले के भी मिसिंग है मेरे तो। परसों वाली क्लास के हैं ये जो दिख रहा है, कल तो मैं था ही नहीं। उससे पहले में भी तेरे दो मिसिंग, उससे पहले भी मिसिंग हो रहे हैं। देखो ये कई बार मिसिंग है। इसका मतलब तो खाली क्लास में आता है, क्विज दिखा कर लिया, नहीं दिखा नहीं करा। यश चौधरी है, ये बहुत गायब चल रहा है। इसका तो बिल्कुल खत्म हो जाना है ग्रेड वगैरह जो। बिल्कुल आ रहा है क्लास में, बाकी क्लासेस में होता है। चलो अभी ऐसे पता नहीं लगता। जर का, हाँ बेटे, तुम भी बहुत Yes, sir. ज़्यादा इरेगुलर रहती हो। अब रेगुलरली रहा करो भाई। एक्चुअली दिक्कत कुछ ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, एक तो तुम्हारे ग्रेड्स वो होते हैं, ऊपर से जो चैप्टर पढ़ते हो ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है चैप्टर जो तुम लोग हम पढ़ाते हैं वो मिस हो जाते हैं। और मिस होने का मतलब है कि तो नहीं समझ में आने। अभी तक तो चलो ये पहली यूनिट थी, थ्योरेटिकल थी, हो गया काम। अब आगे जब यूनिट आज से स्टार्ट होनी है, ये आसान नहीं है, ठीक है। दे रियली वांट्स कंसंट्रेशन। और जब तक हम समझाएंगे नहीं, तो ये मान के चलो ये यूनिट्स बहुत टिपिकल हो जाने वाली है तुम लोग के लिए जो छूटेंगे। और जो पढ़ लेगा लेक्चर्स को, उसके लिए ये आसान है, उससे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। लेकिन जो लेक्चर मिस करेगा, उसको अभी जब ये आगे चलेंगे यूनिट, तो लेवल देख के तुम्हें खुद ब खुद पता लग जाएगा कि यूनिट्स का लेवल क्या है, ठीक है। तो अभी हमने सबसे आसान यूनिट कंप्लीट करी है। यूनिट लेवल अच्छा है, आसान तब लगेंगी जब तुम रेगुलर लेक्चर करोगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। लेकिन जो कोई रेगुलर रहे या क्लास में ना आए, तो उसे भाई बहुत प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए क्लासेस करो, कोशिश करो। बहुत अर्जेंट काम है तभी छूटें, है ना। फिजिक्स में डेरिवेशंस बड़े लेंदी लेंदी डेरिवेशंस हैं, प्रैक्टिस अच्छी रिक्वायर्ड है इनमें। तो कॉपी में भी जो हम यहाँ बताएंगे उनकी प्रैक्टिस करोगे,
अभी तक आसान था, अब इतना आसान नहीं रहने वाला। क्लियरली मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना, ये नहीं कि घुमा के बताऊँ कि बहुत ऐसी आसान थ्योरी आने वाली है। लेकिन ये भी मैं कहता हूँ कि जो रेगुलर क्लास में रहेगा, पढ़ेगा, उसे प्रॉब्लम कुछ नहीं आनी, कितना ही बड़ा डेरिवेशन हो वो कर ले जाएगा और उसे समझ में आएगा। प्रॉब्लम केवल उसे रहेगी जो इरेगुलर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हीट एंड रेडिएशन। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड रेडिएशन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। रेडिएशन यही था ना, हम कहते हैं कि सन से रेडिएशन कहाँ तक पहुँचता है, अर्थ तक। तो रेडिएशन का मीनिंग क्या है, एक्चुअली इट्स एनर्जी। तो इट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ स्पेस। यहाँ इसने लिखा भी है। आ रही है मेरी आवाज़ सभी को? Yes, sir. Yes, ओके, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay. The transfer of heat from one body to another may take place by conduction, convection, and radiation. So, the process of transfer of heat from one place to another place without heating the medium is called thermal radiation. ठीक है, थर्मल रेडिएशन क्या करता है, जो रेडिएशन है अगर वो वैक्यूम से भी होकर निकल जाता है भाई, ठीक है, तो थर्मल रेडिएशन मीडियम को हीट आपका नहीं करते हैं। ठीक है, सीधे आगे बढ़ जाते हैं। इनकी एक ये क्या रहती है, रेडिएशन की ये प्रोसेस होती है। ठीक, धीरे धीरे ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। और दैट मीन्स यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर है कि हीट ही आपका एनर्जी का एक फॉर्म होता है, और एनर्जी का ही ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। ये क्यों हम पढ़ रहे हैं अभी हमें समझ आना है, ये बेसिक टर्म्स हैं, क्योंकि इसके आगे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है फिजिक्स में जो है, वो प्रॉब्लम हम देखेंगे किस तरीके से हम उसे सॉल्व आउट करते हैं। तो हीट इट्स काइंड ऑफ एनर्जी, रेडिएशन इज मोड ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, रेडिएशन क्या, मोड ऑफ ट्रांसफर। अब देखते हैं आगे क्या है। द हीट एंड लाइट हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड ऑफ आइडेंटिकल लॉज। हीट भी एक तरीके का क्या, रेडिएशन है, लाइट भी एक तरीके का क्या है, रेडिएशन। तो दे हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज। Heat waves are called thermal radiation. Thermal radiation belongs to the electromagnetic spectrum of radiation. अब थर्मल रेडिएशन बहुत ब्रॉड हो सकता है, किसी भी स्पेक्ट्रल रेंज में है, जबकि जो हमारे पास लाइट है, ठीक, जो लाइट यहाँ पर लिखा है, लाइट की वेवलेंथ रेंज क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? है ना, अगर मैं बात करूँ, एक स्पेक्ट्रम रेंज होती है, यहाँ से हम चलते हैं आपका, हम चलते हैं रेडियो वेव से और हम पहुँचते हैं गामा रेज पे। ठीक, तो ये रेड और येलो नहीं है, हम रेडियो वेव से लेके कहाँ जा रहे हैं, गामा रेज पे। तो ये बताओ लाइट वेव की वेवलेंथ रेंज क्या होती है, किसी को पता है? एनीवन? किसी को नहीं भैया, याद रखा करो ये, अब ये हर बार पूछा जाएगा, क्योंकि तुम लोग के प्रैक्टिकल्स हैं, उधर हमें ये वेवलेंथ याद होनी चाहिए। सर 400 से 700 नैनोमीटर। गुड, इट्स 400 टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो याद रखना, इट्स 400 टू 700 नैनोमीटर। सर वो विजिबल लाइट से थोड़ा कंफ्यूज हो गया थे, उसका पढ़ा था मैं। हाँ, इट्स ऑप्टिकल रेंज। ठीक है, तो ये विजिबल लाइट ही है, और इसी को ऑप्टिकल रेंज कहते हैं, 400 टू 700 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर से नीचे आएंगे या 4000 एंगस्ट्रॉम भी से कहते हैं, तो हम अल्ट्रावायलेट रीजन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और 7000 से ऊपर जाए, वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ, दैट इज इंफ्रारेड रेज में हम लोग पहुंचते हैं, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, है ना, रेडियो वेव्स। और जबकि ऑप्टिकल रेंज के बियॉन्ड क्या चलती हैं, वो हैं तुम्हारी इससे ऊपर की एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। तो ये एक ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, ये क्या आपका एक स्पेक्ट्रम है ऑफ रेडिएशन दैट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ। दिस होल स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक, यही क्या है आपका रेडिएशन भी है। तो समझ में आया, हीट बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये नहीं पूछा जाने वाला तुम्हारे एग्जाम में कि हीट क्या, रेडिएशन, ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं, हम धीरे धीरे बेस बना रहे हैं। अब हम आ रहे हैं ब्लैक बॉडी की तरफ। कोई बताएगा मुझे ब्लैक बॉडी क्या होता है बेटा? सर एनीवन? द बॉडी विच absorbs radiations falling on its Yes. surface. यस The, सर। okay, that means the body or an object which absorb all the radiation incident on it. जितना भी रेडिएशन इस पर आएगा वैसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो प्रैक्टिकली पर यानी ये क्या है, दे आर मोस्टली वी कैन से, if it is an ideal black body then it may have 100%
एब्जॉर्बिंग पावर, है ना, जितना रेडिएशन आएगा उतना ही एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसमें 100% एमिसिव पावर भी होगी, एमिशन भी उतना ही होगा। ठीक, तो यानी परफेक्टली इट्स अ परफेक्ट एब्जॉर्बर और एज वेल एज परफेक्ट एमिटर। तो ब्लैक बॉडी पता लग गई। प्रैक्टिकली यस कोई सर। भी ब्लैक बॉडी हम कहें कि परफेक्ट हो सकती है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइडियल ब्लैक बॉडी तो मान लेते हैं कि डिफाइन करने के लिए कि दे कैन हैव 100% absorbing and reflecting emitting power, but practically it is not possible। अभी भी हम बात करें तो लैम्प ब्लैक या प्लेटिनम जो हैं, जिन मटेरियल से अगर हम बात करें, तो दे कैन have a very good absorbing and emission power, but still it is below 95% or we can say around 95%। वो इतना ये होता है। तो इसके लिए क्या करा फेरीज, एक्चुअली द नेम ऑफ साइंटिस्ट, एक फेरी ने क्या करा, एक ब्लैक बॉडी बनाई। पढ़ा इसके बारे में तुम लोगों ने? फेरीज ब्लैक बॉडी किसी ने डिटेल में अगर पढ़ा होगा, लास्ट चैप्टर तुम्हारा फिजिक्स का 12th क्लास का, तो वहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स में आता है। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। किसी ने पढ़ा इसके बारे में, फेरीज ब्लैक बॉडी? सर जिसके डबल वॉल्ड होलोस्फेयर होते हैं, वो उस रिलेटेड बताया था शायद कुछ। चलो ये बना रहे हैं हम। अब क्या करा इसने, फेरीज में क्या करा इसने, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया। इसने क्या करा, यहाँ पर एक ओपनिंग रखी, रेड से बना रहा हूँ, इस तरीके से ये बनाया, और यहाँ से इस तरीके से बनाया, और इसने क्या रख दी, इसमें एक ओपनिंग। ठीक हो गया। इस ओपनिंग के थ्रू ही लाइट आगे जा रही है, ये हमें दिखाई दे रही है, ये गई लाइट आगे, ये लाइट इधर जाके इस पे हिट करा। अब इसने क्या करा, अंदर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया हल्का सा। इसने ये जो सरफेस है इसे कोनिकल या किसी एंगल पे बढ़ा दिया। तो इससे क्या हो कि इसके इस सरफेस पे कहीं पर लाइट बीम आए तो वो डायरेक्टली इंसिडेंट ना होके, मतलब सीधे स्ट्रेट इंसिडेंट होके वापस ना निकले। तो इसने हल्का सा ऐसे क्या करा, यहाँ पर इस तरीके से उठा दिया। तो लाइट बीम जब इस पर आके गिरी तो यहाँ से सरफेस पे किसी एंगल पे टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई, फिर यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट हुई। हर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा होगा, ये बॉडी से एब्जॉर्ब कर रही है, फिर ये इधर टकराई। इस तरीके से नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होते चले गए। हर रिफ्लेक्शन के बाद जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होते चले गई, और एक टाइम ऐसा आएगा कि रेडिएशन इस बॉडी, ये बॉडी पूरा का पूरा अपने अंदर क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब। यानी रेडिएशन आया तो सही, लेकिन ये रेडिएशन बाहर नहीं निकल पाया। इस रेडिएशन ने कहाँ पर इंटरेक्ट करा था, कहाँ से एंटर करा था, इस होल पे। ठीक है, तो इस होल को एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, इट्स रिगार्डेड एज अ ब्लैक बॉडी। इस होल को, क्योंकि इस सरफेस पे आया ना, इस पार्ट पे आया, और इससे अंदर तो गया लेकिन इससे बाहर तो आया ही नहीं। तो यानी ये क्या हो गया तुम्हारा, इट्स अ, दिस होल एक्चुअली इज अ ब्लैक बॉडी एंड नॉट द टोटल इनक्लोजर। टोटल इनक्लोजर को इसलिए नहीं कह रहे हैं हम, क्योंकि ये हमने मान के चला कि दिस इज द part where the light is incident and this part is not allowing the light to escape from it, so this acts as like a black body। ठीक हो गया, समझ में आया बेटा? इस ब्लैक बॉडी के ऊपर ना एक्चुअली बहुत सारे वर्क हुए, साइंटिस्ट ने बहुत सारे वर्क किए। अब इसके बाद क्या हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक समझ में आया ना? Yes, sir. कह रहा है ब्लैक बॉडी कैन नॉट realized normally, but the material like platinum black and the lamp black come close being ideal black bodies, such materials absorb 96 to 85% of incident radiation। तो अगेन इसने वही बात बताई जो मैंने अभी बोली थी, कोई भी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं हो सकती। मैक्सिमम जो हम कह सकते हैं नियर बाई हैं वो प्लेटिनम और लैम्प ब्लैक हैं, बट दे डोंट हैविंग द 100% एमिसिव और एब्जॉर्बिंग पावर। उनकी भी अगर हम बात करें तो 96% से लेके 85% तक करता है, बट स्टिल इट इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू अवर डे टू डे लाइफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये लाइट आपका आया तो सही, देखो फिर से यही डायग्राम है इसी तरीके से। इसलिए एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया, एक आइडियल ब्लैक बॉडी बनाई गई कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हम बना दें जिसमें रेडिएशन आए तो सही लेकिन उससे बाहर ना जा सके। भाई एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, कि रेडिएशन उसके अंदर तो आएगा लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ हुई।
अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इफ द ब्लैक बॉडी टेम्परेचर more than its surrounding, then the body emits thermal radiation, and it's in this view let's understand some basic terms. अब कोई भी बॉडी है, आप कैसे बताते हो वो गर्म है या ठंडी है? हाँ बच्चों, छू के सर फिजिकली टच करके। फिजिकली टच हम करते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उस बॉडी तो से सर हीट कलर हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, है ना? सर तो सेंसर हमें वो क्या यस लगेगा, सर एकदम गर्म। हमारा न्यूरो सिस्टम एकदम रिएक्ट करता है और विद इन सेकंड हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ बहुत गर्म है, इससे हाथ हटा लो, है ना? इसी तरीके से जब हम आइस को छूते हैं तो हमें वो ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि यस उस सर केस में हमसे क्या है, एनर्जी जा रही है उस आइस में, ठीक? यानी हमारी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब नेचर में चारों तरफ जो भी हमें दिखाई देता है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सबके अपने टेम्परेचर्स हैं। और ये टेम्परेचर एक्चुअल में किसी को हाई या लो हम रिलेटिवली कह सकते हैं। अभी हमारा जो करंट टेम्परेचर है, अब सपोज अभी 32 डिग्री हमारे लिए अभी ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है? अभी इस मौसम में कहें कि 32-28 ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन जब पीक गर्मियाँ होती हैं तो उस टाइम पे 30 या 32 भी हमें नॉर्मल कम टेम्परेचर लगता है जब हम रूम पे आते हैं। क्यों? क्योंकि आउटर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, वहाँ 40 डिग्री से ऊपर हो जाता है। और जब हमें किसी जगह पे हीट को रोकना होता है तो हम क्या करते हैं, दरवाजे वगैरह बंद कर देते हैं ताकि हीट का ट्रांसफ़र ना हो पाए और हीट अंदर ही कलेक्ट हो जाए तो गर्मी रहे। और जब हमें क्या करना होता है, बरसात में रूम को ठंडा रखना होता है तो हम क्या करते हैं कि क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए ताकि ठंडी एयर बाहर से आए, अंदर गर्म एयर को लेके चला जाए। तो इस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होता चला जाता है और हम इस तरीके से महसूस करते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। अब इसके बाद आता है एक टर्म एमिसिव पावर, ये भी तुम लोग पढ़ के आए हो। फॉर अ गिवन सरफेस it is defined the thermal radiant thermal radiation emitted per unit per second, or the radiant power emitted by a body per unit area in a given wavelength range. This is known as energy density and intensity or emitted radiation. तो एमिसिविटी क्या है? कोई भी सरफेस, सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम बात करें, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस जितनी एनर्जी रेडिएट करेगा उसे क्या बोलते हैं, एमिसिव पावर। समझ में आया? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक मिनट बच्चों से दोबारा खोलूँ, एक मिनट। समझ में आया एमिसिव पावर तुम लोग को? यस सर। यस सर। यस सर एमिसिव पावर क्या है? दैट इज द पावर रेडिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट or the energy radiated by an object in a unit time by a unit surface. तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ये। दिस इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी डेंसिटी भी हम इसे कहते हैं, इसे इंटेंसिटी भी बोल देते हैं, या इसे एमिटेड रेडिएशन भी बोलते हैं। और इसका सिंबल हमें याद रखना है, ई लैम्डा। अभी कई को याद आ जाएगा ये चीज़, उन्होंने पढ़ी होगी, जिन्होंने डिटेल में पढ़ा होगा। इट्स किरचॉफ लॉज ऑफ रेडिएशन अभी आने वाला हूँ, ठीक है? नेक्स्ट। सर हाँ बेटा। एमिसिव पावर को एमिटेंस भी तो बोलते हैं। हाँ, एमिटेंस भी कह सकते हैं। वो भी एक उसके पावर बताएगा कि कितना परसेंट वो चीज़ क्या कर रही है। एमिटेंस फिर एक रिलेटिव टर्म हो जाएगी, है ना? रिलेटिव टर्म की इतनी उसने क्या करा, एब्जॉर्व करा, और इतना वो एमिट कर रहा है, या किसी के रिस्पेक्ट में कितना एमिटेंस कर रहा है, या कितनी एनर्जी उसके अंदर थी, कितनी उसने एमिट कर दी। तो एक तरीके से रिलेटिव बताएगा। जबकि एमिसी खाली अगर हम सिंपल बात करें एमिसी पावर की, तो ये एनर्जी बता रहा है एक सेकंड में और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कितनी एनर्जी निकल रही है। जबकि एमिटेंस बताएगा कि वो रिलेटिवली कितना एमिट कर सकता है किसी रेडिएशन को। ठीक है, एक ही जैसी टर्म है, ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। एक मिनट देखो, अभी बहुत बेसिक चीज़ें चल रही हैं अभी, ये काफ़ी हम 12th में पढ़ के आए, केवल एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं उन चीज़ों को। एब्जॉर्प्टिव पावर आया, इसके बाद वही बात हो गई कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कोई ऑब्जेक्ट।
एमिशन के पावर में वर्ड एमिशन यूज कर देते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर के टर्म्स में हम एब्जॉर्प्शन वर्ड यूज करते हैं। अब एमिसिविटी क्या होता है देखो, ठीक है। एमिसिविटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल एमिसिव पावर टू द टोटल एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब किसी भी बॉडी की एमिसिविटी कितनी होगी, वो उसकी एक्चुअल में कितनी एमिसिव पावर है, कितना वो रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में एब्जॉर्ब कर रहा है, और सेम टेम्परेचर पे उतने ही टाइम में और उतने ही सरफेस एरिया से ब्लैक बॉडी कितना रेडिएशन एमिट कर रही है। तो उन दोनों का रेशियो को हम क्या कहते हैं, तुम्हारा इट्स एमिसिविटी। ये समझ में आया एमिसिविटी? पहले ये बताओ। मेरे पास Yes, sir. एक बॉडी थी, ठीक है, इस बॉडी ने कुछ रेडिएशन एमिट करा। अब मैंने ये निकाला कि इस एरिया से, यानी यूनिट एरिया से इस बॉडी के कितना रेडिएशन पर यूनिट टाइम में आपका एमिट हो रहा है। फिर इतने ही डायमेंशन की मैंने ब्लैक बॉडी ली, और फिर मैंने उस ब्लैक बॉडी का भी यूनिट एरिया लिया। अब मैंने यहाँ चेक करा कि यूनिट टाइम में कितना रेडिएशन एमिट हो रहा है। तो दोनों की एमिसिव पावर का जब मैं रेशियो निकालता हूँ तो वो क्या आता है, इट्स एमिसिविटी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी एमिसिविटी। हमें पता है कि वो 100% एमिटर होती है। और हाईली पॉलिश्ड मतलब हमने बोला कि बहुत ही हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, तो कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सारा का सारा का क्या करेगा, वापस यूनिवर्स में या स्पेस में एमिट कर देगा। तो इसका मतलब क्या, उसकी जीरो होगी। लेकिन कोई भी चीज़ ना परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो सकती है और ना परफेक्टली पॉलिश्ड बॉडी हो सकती है। परफेक्ट एमिटर या परफेक्ट रिफ्लेक्टर नहीं हो सकता। तो क्योंकि फिजिक्स में हम ये बात करते हैं आइडियल कंडीशन या परफेक्ट जैसी चीज़ें नहीं होती वो, ठीक है। नियरली हो सकती हैं बट परफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। बट फॉर प्रैक्टिकल बॉडीज एमिसिविटी लाइज बिटवीन 0 और 1। इसका मतलब 0 और 1 में होगा, ऑब्वियस सी बात है। 0 नहीं हो सकती, 1 भी आइडियली पॉसिबल नहीं है। तो सर हाईली पॉलिश का मतलब वो नहीं करेगी एमिट? वो एमिट करेगी बेटे। अच्छा, हाईली तो नहीं पॉलिश, करेगी। यस सर। हाईली पॉलिश्ड का मतलब ये है कि सारा का सारा रेडिएशन क्या कर लेगी, वापस भेज देगी। कोई वो एब्जॉर्प्शन करेगी नहीं बॉडी उसका पार्ट का, है ना। जब उसके अंदर कोई रेडिएशन नहीं होगा तो एमिट भी वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब जब करेगा ही नहीं तो उससे कोई एमिशन भी नहीं होगा। इसलिए इसलिए ऐसे क्या बोला, हाईली पॉलिश्ड बॉडी। रेडिएशन आए निकल गया, लेकिन जो आपका ब्लैक बॉडी होगी वो पूरा का पूरा रेडिएशन को क्या कर जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके बाद उसे पूरा का पूरा क्या कर देगा, एमिट करेगा। जबकि हाईली पॉलिश बॉडी क्या करेगी, वो जो भी रेडिएशन आएगा उसे एब्जॉर्ब करेगी ही नहीं। जब वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी तो एमिट भी नहीं करेगी, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, है ना। ओके फिर रिफ्लेक्टिंग ग्लासेस हैं, उन्हें धूप में बहुत देर तक रखोगे तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता हो, ठीक है। आसपास की बॉडीज गर्म होती हैं, लेकिन जो मिरर्स हैं वो इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते इसी वजह से, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं करते रेडिएशन। जब वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे तो वो उसे तब रेडिएट भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये बहुत रिलेटिव टर्म्स हैं, उनकी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। 10+2 में तुम लोग पढ़ के आए होंगे। लेकिन अब हमारा जो काम स्टार्ट होता है, भाई इतना सब काम धाम हमने क्यों करा। अभी बहुत बढ़िया था, सब सोच रहे थे रेडिएशन के बारे में, हमें पता लग गया, एनर्जीज हमने देख ली, रेडिएशन हमने डिफाइन कर दिया, हीट ट्रांसफ़र के बारे में पता लग गया। अब उन्होंने शुरू करा कि किसी ब्लैक बॉडी से अगर रेडिएशन निकलेगा तो उसका किस तरीके का क्या होना चाहिए, स्पेक्ट्रम। अब तुम अगर प्रैक्टिकली तुम्हें बताऊं, जैसे तुम कोई आयरन की रॉड है उसको हम गर्म करते हैं, ठीक है। तुमने वेल्डिंग वाले को देखा होगा, सबसे पहले वो आयरन रॉड को जब गर्म करते हैं या लोहार के पास गए होगे तो सबसे पहले कहीं पर भी तुमने देखा होगा, सबसे पहले बॉडी का कलर रेड होता है। किसी भी चीज को गर्म करोगे सबसे पहले कौन सा कलर आता है, रेड। Red. फिर और Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ाओगे कैसे चेंज होने लगती है बॉडी का कलर, फिर वो येलोइश होना स्टार्ट होता है ना। Yes, sir. फिर उसके बाद और हम गर्म करते हैं, वो येलोइश से क्या होना शुरू हो जाता है, ब्लू, ऐसे ही होता है ना। फिर वो टेम्परेचर इतना हाई होता है कि ब्लू से वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जैसे तुम देखोगे जो वेल्डिंग कर रहे होते हैं ना, वो जो उसका वेल्डिंग के लिए जो यूज करते हैं या गैस कटर्स जो होते हैं,
उनकी फ्लेम दिखाई नहीं देती, इतनी हाई टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तो सबसे पहले रेड कलर आता है। क्यों? क्योंकि रेड कलर की एनर्जी कम होती है। फिर जैसे जैसे हमने एनर्जी बढ़ाई, फिर और रेडिएशन एमिट होने स्टार्ट हुए। उसके बाद हम बात करते हैं, हमें येलो कलर दिखाई देने लगा बॉडी का। क्यों? क्योंकि अब येलो कलर का रेडिएशन ज़्यादा एमिट होने लगा। फिर हमने और हीट कर दिया बॉडी को, अब बॉडी हमें ब्लू कलर की दिखने लगी। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे मैं हीट बढ़ाऊंगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग बॉडी भी क्या करेगी, रेडिएशन एमिट करेगी। अब तुम लोग देखोगे नॉर्मली नॉर्मली अगर हम क्या कर रहे हैं, कहीं पर आग जलाते हैं, क्या कलर होता है फ्लेम का? रेड या येलो दिखाई देता है ना। यस सर। लेकिन अगर तुम बात करो उसी का, जब हम बात करें एलपीजी घर में होती है तो उसकी फ्लेम का कलर कैसा होता है? ब्लू। 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 ब्लू होता है भाई, क्योंकि नीला सर। उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसकी जो हीट है वो बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी रहती है। तो जो हीट उस पर क्रिएट हो रही है वो कौन से स्पेक्ट्रम रेंज में आती है? ब्लू कलर के, इसलिए वो ब्लू दिखाई देती है। लेकिन अगर नॉर्मली मैं कहीं कागज़ जलाऊं, कागज़ की जो फ्लेम होगी या तो रेड दिखेगी या येलो दिखेगी। क्यों? क्योंकि उस पर जो हीट क्रिएट होती है बहुत कम होती है। ठीक है, अगर नॉर्मल लकड़ी में हम खाना बना रहे हैं और उतने ही फ्लेम में हम गैस में खाना बना रहे हैं तो गैस में बहुत जल्दी बनेगा, लकड़ी में बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि जो गैस की फ्लेम है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें ब्लू दिखाई देती है। समझ में आया? इसका मीनिंग ये निकला, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है या जब उसे हीट कंटिन्यूसली दी जाती है तो बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होगा और उसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी रेडिएशंस भी एमिट करेगी। तब ये दिखने में तो बड़ा सिंपल सा फिनोमिना था, हम सब ने अपने चारों तरफ देखा हुआ है। जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे वो लोग, उन्होंने भी ये सारी चीज़ें देखी थी। अब उन्होंने कहा चलो अब हम एक काम करते हैं, अभी ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट कर रही है, अब ये रेडिएशन जो एमिट कर रही है कितनी उसकी टोटल रेडिएशन एमिट हो रहा है और कितनी उसकी वेवलेंथ है, उसके बीच में हम क्या निकाल रहे हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वेवलेंथ वर्सेस पावर रेडिएटेड का हम ग्राफ निकालेंगे। अब यहाँ से भैया प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हुई। अब जो फिजिक्स थी, जो हमें लगता था बहुत क्लियर है, देखो 1900 सेंचुरी तक का टाइम बड़ा बढ़िया था, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली जो साइंटिस्ट थे तो बहुत सारी चीज़ें बना ली थी। कॉन्सेप्ट एरोप्लेन का आ चुका था, इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी, है ना, व्हीकल्स हमारे पास थे, लाइफ बड़ी लग्जरीज में जा रही थी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसे नए कॉन्सेप्ट्स आए तो उस वक्त ये माना गया कि 1900 सेंचुरी के आसपास फिजिक्स में तो सैचुरेशन आ गया वो, हमारे पास बहुत कुछ इवॉल्व करने के लिए नहीं है, तो नई डिवाइसेस बनाई जाएंगी और इन्हें बहुत बढ़िया जो गाड़ियाँ हैं ना और अच्छा कर देंगे, है ना। लेकिन फिजिक्स कभी नहीं रुकती, तो फिजिक्स अपना काम करते रहती है। तो एक सैचुरेशन लिमिट की तरफ फिजिक्स बढ़ रही थी, तभी ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर वर्क करा। जो फिनोमिना हमें एक्चुअल में बहुत सिंपल दिखाई देता है वो फिनोमिना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था, क्योंकि जब ये ग्राफ प्लॉट करा तो बहुत सारी टिपिकल मतलब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। अब इस पर लगाने जो साइंटिस्ट थे वो इस कर्व को अब क्लासिकल फिजिक्स इस पे फिट करना शुरू करा। अब जो उन्होंने कर्व प्लॉट करा ना, इस तरह का कर्व बनाए, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बॉडी को गर्म करा, वेवलेंथ नोट करी कि क्या एमिट हो रही है और उसके करस्पॉन्डिंग ई लैम्डा, फिर वेवलेंथ देखी उसके करस्पॉन्डिंग ई लैम्डा और कर्व बनाते चले गए। तो उन्होंने कर्व अलग अलग टेम्परेचर पे बनाए। तो सबसे पहले प्रिंगहिज़ और ल्यूमर ने इसके ऊपर वर्क करा था, ठीक। तो ल्यूमर और प्रिंगहिज़ ने इसे देखा, उसके बाद फिर ये रेडिएशन का कर्व बनना स्टार्ट हुआ। लो टेम्परेचर तो कर्व इस तरीके का था, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर कर्व थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर टेम्परेचर बढ़ा तो कर्व बढ़ता चला गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट करेगी ना, यही तो होता है। हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द एमिसिव रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी। अब इसके बाद इस कर्व को स्टडी करने की बारी आई। अब उन्होंने कर्व तो प्लॉट कर लिया, एक्सपेरिमेंटली कर लिया, अब इसके लिए फिजिक्स में थ्योरी उन्हें ढूंढनी थी।
अब उन्होंने क्या चीज देखी, एक चीज ऑब्जर्व करी उन्होंने, यहाँ से तुम लोग भी देख रहे हो, पीक में कहीं शिफ्टिंग हो रही है, पीक शिफ्ट हो रही है, देखो यस सर। यस सर। बहुत ध्यान से देखना। अब पहले वाले पे देखो, जब टेम्परेचर कम था T1, तो जो पीक मिल रही है उस पीक पे देखो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, उसे हमने क्या बोल दिया, लैम्डा। यानी इस पीक के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है उसे लैम्डा एम या तो लैम्डा M1 हमने इसे बोल दिया। फिर क्या करा, टेम्परेचर को हमने T2 कर दिया, यानी T1 से टेम्परेचर को बढ़ा के कितना कर दिया, T2। अब T2 जब टेम्परेचर कर दिया तो इसका मतलब ज़्यादा एमिसिव पावर निकलेगी, और जब कर्व प्लॉट किया गया एमिसिव पावर और वेवलेंथ में तो इस तरह का कर्व मिला। फिर से क्या करा, पीक वेवलेंथ को नोट डाउन करा, इस तरीके से लैम्डा M2 हमें दूसरी पीक मिली। फिर टेम्परेचर और ज़्यादा कर दिया T3, और फिर से देखा क्या चीज़ है, तो यहाँ से भी हमें क्या मिला, आपका एक कर्व। अब एक चीज़ यहाँ से लेकिन क्लियर हुई, जो लैम्डा M की वैल्यू है हायर टेम्परेचर में वो कहाँ की तरफ जा रही है, लोअर वेवलेंथ। यही हो रहा ना, हायर दी एनर्जी लोअर दी वेवलेंथ। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेडिएशन एमिट हुआ वो हमने देखा, और ये चीज़ हमें पता लगी कि हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट होता है, और जो करस्पॉन्डिंग पीक होती है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है। करस्पॉन्डिंग पीक जो है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है। इसको बोलते हैं लैम्डा एम, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एट ऑफ वेवलेंथ फॉर विच, नहीं, दैट इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ फॉर विच मैक्सिमम एनर्जी इज रेडिएटेड। इस टर्म को क्या वर्ड यूज करा हमने, लैम्डा M1। आया समझ में बच्चों? तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ आई कि जो एनर्जी बढ़ने के साथ साथ आपका वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, हमें पता भी है क्योंकि हमने E=h पढ़ा है। यस h वाला जो फॉर्मूला है ना, ये बाद में आता है बेटा, पहले E=h बाद में आएगा, पहले ये थ्योरी है। क्योंकि ये जो ड्रॉबैक था ना इसका, इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए ही प्लैंक ने अपनी थ्योरी क्रिएट करी थी। तो पहले कर्व समझ में आया तुम लोग को? ये कर्व ऐसा नहीं बनाओगे, कहीं भी अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व आता ना, कुछ बच्चे ऐसे बनाते बड़े खुश होते हैं, ऐसे बनाया, इस तरीके से बनाया और इस तरीके से बनाया, कोई पीक में शिफ्ट नहीं दिखाई देती भाई, ये पीक एक ही लाइन में दिखाई देती है। जबकि जब भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व बनाओगे इस तरह का कर्व होना चाहिए, हाई टेम्परेचर इस तरीके से, फिर उससे लोअर इस तरीके से, फिर सबसे लोअर इस तरीके से, यानी हमें लगना चाहिए कि पीक शिफ्ट हो रही है। ये इसकी पीक आई, इसकी पीक इधर आई और इसकी पीक इधर आई, दिख रहा है इधर भी ये डायग्राम में? आवाज आ रही है मेरी? यस सर यस यस सर। ठीक, अब इसके कुछ पॉइंट्स है, चलो देखते हैं। At a given temperature, intensity of radiation increases with wavelength and reaches maximum value at a particular wavelength and decreases further as a wavelength। तो किसी भी टेम्परेचर पे हर वेवलेंथ पॉसिबल होती है। देखो इसमें T3 था, इसमें भी बहुत सारी वेवलेंथ है ना, लोअर भी है हायर भी है, सारी वेवलेंथ रेंज आ गई। T2 में भी सारी वेवलेंथ रेंज आ गई, T3 में भी सारी वेवलेंथ रेंज आ गई। लेकिन जब T3 की बारी आई, T2 की या T1 की, इनकी जो पीक है उसके करस्पॉन्डिंग एक ही वेवलेंथ है, उसे हमने क्या बोल दिया, लैम्डा M। द वेवलेंथ एट विच द इंटेंसिटी बिकम्स हाई इज कॉल्ड लैम्डा मैक्स। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम हो जाती है आपकी वेवलेंथ की, आपकी जो पावर है लाइट की या रेडिएशन एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा मैक्स। द वेवलेंथ ऑफ रीजन बिलो लैम्डा मैक्स एज अ शॉर्टर वेवलेंथ एंड अबव इट इज कॉल्ड लॉन्गर वेवलेंथ। यानी लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, शॉर्टर वेवलेंथ, और राइट की तरफ जाएंगे लॉन्गर वेवलेंथ। यानी इधर की तरफ रेड शिफ्ट होगी और इधर की तरफ क्या होगी, आपकी वॉयलेट शिफ्ट। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है बेटे? आ रही मेरी आवाज? यस सर तो अभी शांत बैठे हो, चलो अभी देखते हैं। ये सारी चीज इसने बता दी। अब जो एक कर्व है ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में, ये क्या बताता है, टोटल कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है कोई भी सरफेस। ठीक है,
So the total area under E lambda वर्सेस लैम्डा ग्राफ, ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ, ये बताता है टोटल एनर्जी कितनी रेडिएट हो रही है. So the wavelength corresponding to maximum emission of radiation shifts to longer wavelength to shorter wavelength as the temperature increases. Due to this, the color of body appears to changing with temperature, जो मैंने तुम्हें बताया. चले, बहुत सारा तामझाम हमने देखा, हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन देख लिया क्या होता है, किस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट होता है, इसका से हुआ क्या. अब प्रॉब्लम क्या राइज हुई, अब इसमें क्लासिकल फिजिक्स को फिट करने की कोशिश की. ठीक है, अब उन्होंने कहा चलो भाई ये कर्व तो हमें मिल गए, अब इसकी मैथमेटिक्स क्रिएट करते हैं. अब इसकी मैथमेटिक्स क्रिएट करने की कोशिश की गई, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई. नंबर ऑफ साइंटिस्ट, मतलब कोई ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क करा, जो एक्चुअल में हमें डेली लाइफ में बहुत सिंपल फिनोमिना दिखाई देता था. जब उसे माइक्रो लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे जाके स्टडी करना शुरू किया, तो वो बहुत टिपिकल सा एक टॉपिक बनना स्टार्ट हो गया. अब इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व आया, इसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या करा, इसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा. ठीक, और उससे पहले स्टीफन्स ने अपना एक लॉ दिया जिसे क्या बोलते हैं, स्टीफन्स लॉ. आई होप ये सबने पढ़ा होगा, पढ़ाए हैं. द एनर्जी रेडिएटेड बाय a body at a temperature Yes, T sir. is directly proportional to T to the power 4. स्टीफन्स लॉ बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट मतलब स्टेटमेंट है. तो E इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा T टू दी पावर 4. इससे हम ये निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई बॉडी कितनी एनर्जी रेडिएट करती है. अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि 2 डिग्री केल्विन क्या है बॉडी का टेम्परेचर, तो कितनी एनर्जी रेडिएट कर रही होगी, सिग्मा टी टू दी पावर 4. दैट मीन्स सिग्मा 2 की पावर क्या आ जाएगा 4, यानी 16 सिग्मा. और सिग्मा क्या है, इट्स ए स्टीफन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं ये आती है 5.6 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4. तो ये था स्टीफन्स लॉ. स्टीफन ने इस कर्व को स्टडी करा और इसके बेस पर उसने बोला कि जो टोटल एनर्जी रेडिएट होती है किसी टेम्परेचर टी पे, वो ई के क्या होती है 4, मतलब टी के 4th पावर के इक्वल. अब यहाँ से एक लॉ आता है भाई, जिससे क्या कहते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. जिससे क्या बोला जाता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. लैम्डा मैक्स प्रोपोर्शनल टू 1/T. ऐसा कैसे आया भाई, देखो अभी जो कर्व हमने बनाया था ना, इस तरीके का कर्व, ये चीज, ये था T1 और दूसरा क्या था T2. अब जब टेम्परेचर कम था तो वेवलेंथ ज़्यादा थी, ऐसा ही तो बात है ना, ध्यान आया कुछ. Yes, sir. जब टेम्परेचर कम था, T1 था, तो हायर वेवलेंथ थी, लैम्डा एम इधर फॉल कर रहा था इस पॉइंट पर. और जब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, पीक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई. अब हायर टेम्परेचर मतलब जो हमारे पास वेवलेंथ है वो कहाँ, नीचे लोअर डायरेक्शन में पहुंच गई, लोअर वेवलेंथ की तरफ. इसका मतलब जो लैम्डा मैक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी के. अगर टी बढ़ेगा तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू घट जाएगी, अगर टी घटेगा तो लैम्डा एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी. यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि लैम्डा मैक्स जो है इस पॉइंट ए पे T1 क्योंकि कम है तो ये कहाँ पहुँच गया, हायर वैल्यू की तरफ पॉइंट है. और जब दूसरे कर्व में देखते हैं जहाँ T2 हाई है तो कहाँ पहुँच गया, ये लोअर वेवलेंथ की तरफ. तो इसका मतलब टेम्परेचर और वेवलेंथ एक दूसरे के हमेशा कांस्टेंट होते हैं. तो ये सबसे पहले किसने बताया, आपका वीन्स ने, अ वेरी फेमस साइंटिस्ट. और यहाँ से उसने जो फॉर्मूला लेकर आया, लैम्डा एम इक्वल्स टू बी अपॉन टी. जो बी नया कांस्टेंट इसने अपने कैलकुलेशन और थ्योरी से निकाला, इसको बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 0.2930 सेंटीमीटर कूलम. ये हमें याद रखना है वीन्स कांस्टेंट, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमारा बनेगा. तो इट इज डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ सन एंड अदर स्टार. दिखने में इतना सिंपल सा फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, सन का और अदर स्टार्स के टेम्परेचर को मेजर करने में. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है भाई?
हाँ बच्चों, सर ये सेंटीमीटर पर केल्विन है। हाँ सेंटीमीटर पर केल्विन, नहीं पर केल्विन नहीं, सेंटीमीटर केल्विन। ओके सर। ठीक है, सेंटीमीटर केल्विन में। ठीक हो गया। कोई किसी को क्वेश्चन है यहाँ तक और नो पूछो। सर। नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। चलो, अब आ रहे हैं वीन्स सेकंड लॉ। वीन्स ने एक और लॉ दिया था, ये कैसे कैलकुलेट करके लाया क्या है इस पर अभी हमने नहीं जाना, हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू देख याद रखनी है कि टोटल जो आपका एनर्जी डेंसिटी है, ई लैम्डा डी लैम्डा क्या है, एनर्जी डेंसिटी। अगर मैं कहूँ दो वेवलेंथ हैं, एक लैम्डा है, दूसरी लैम्डा प्लस टू डी लैम्डा, यानी एक 10 एंगस्ट्रॉम है, दूसरी क्या 12 एंगस्ट्रॉम, तो कितना डिफरेंस हो गया इनके बीच का, 2। Yes, sir. तो डी लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, 2 एंगस्ट्रॉम, यही होगा ना। तो डी लैम्डा क्या दिखाता है तुम्हारा, वेवलेंथ रेंज, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी क्या दिखाता है, ई लैम्डा डी लैम्डा जो टर्म होती है क्या बताती है, एनर्जी डेंसिटी, दैट इज द एनर्जी रेडिएटेड और एमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से हम इसे डिफाइन करते हैं। ये तो हमारी थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई, है ना। और मैथमेटिकली इसे लिखने का एक्सप्रेशन ई लैम्डा डी लैम्डा, नई टर्म है तुम लोग के लिए, तुम्हें याद रखना है। ई लैम्डा डी लैम्डा जहाँ भी तुम्हें दिखाई दे तो तुम ये समझ जाना है किसकी बात हो रही है, एनर्जी डेंसिटी। सो according to him, at a given temperature the energy density is given by the formula 8 pi sc over lambda to the power 5 d lambda upon sc upon lambda k। फिलहाल तुम्हें याद रखना है, कहाँ से आता है कैसे आता है इसमें हमने नहीं जाना। प्लैंक रेडिएशन फार्मूला हम करेंगे तो वहाँ तुम्हें बहुत कुछ चीज़ें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लग गई, जिसको जब करते हैं तो ये ई लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल होता है, लैम्डा टू दी पावर 5 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको फिफ्थ पावर लॉ भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, फिफ्थ पावर लॉ। और जब वीन्स ने इसके ऊपर वर्क करा और उसने जब ब्लैक बॉडी के करस्पॉन्डिंग अपना प्लॉट कर्व किया, ठीक है, जो कर्व प्लॉट किया, तो उसने क्या करा, ये रेडिएशन फार्मूला अपना निकाला और उसने फिर क्या कहा कि मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए फार्मूला मैंने बना दिया है, अब मैं क्या करूँ, इसे प्लॉट करूँ इस तरीके से। तो उसके कुछ कर्व आए होंगे कुछ रैंडम अपने इसके अकॉर्डिंग, तो उससे क्या मिला कि जो हमारा वीन्स लॉ है जो इसने दिया था, फिफ्थ पावर लॉ, ये केवल शॉर्टर वेवलेंथ रीजन में ही एप्लीकेबल होता है। यानी जो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व था, इस कर्व के शॉर्ट वेवलेंथ रेंज इधर की तरफ वाली जगह, शॉर्ट वेवलेंथ रेंज में तो ये सही था, लेकिन जब हाई वेवलेंथ रेंज में इसे लगाते थे तो ये भैया डेविएट करता था। यानी इस पूरे स्पेक्ट्रम को भी ये फार्मूला जो बड़ी मेहनत से वो लेकर आया था, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद एक और आता है, उसको रेले जीन्स लॉ कहते हैं, कल वो हमारे पास आएगा रेले जीन्स लॉ। वो क्या बताता है कि उसको एक्चुअली फोर्थ पावर लॉ कहते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ई लैम्डा डी लैम्डा जो है 1 लैम्डा टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था कि ये हायर वेवलेंथ में तो सही था, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ में गलत था। इसका मतलब दो लॉज आए, बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स दोनों ने यूज करी, एक वीन्स था, दूसरा रेले जीन्स, कल हम देखेंगे उसे। इन दोनों ने मिलके क्या करा, वर्क करा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन ये दोनों ही फेल हो गए, ठीक है। प्रिंगहिल्समैन ने बनाया, उसके बाद इन दोनों ने इसे एक्सप्लेन करना चाहा, है ना। इन्होंने कर्व भी प्लॉट करे, वीन्स लॉ लो वेवलेंथ में तो सही हो गया, शॉर्टर वेवलेंथ में लेकिन हायर में गड़बड़ करा गया। और जब दूसरा आया ई लैम्डा डी लैम्डा, रेले जीन्स लॉ कल हम पढ़ेंगे उसे, उसने बोला कि ई लैम्डा डी लैम्डा 1 लैम्डा टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये हायर वेवलेंथ में तो सही था, लेकिन लोअर में ये भी फेल हो गया। इसका मतलब ये दो जो हमारे पास थ्योरीज थी, जो बहुत स्टडी इन्होंने करी थी, उन थ्योरीज में दोनों में लिमिटेशन आ गई। तो तुम्हें याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आता है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ वीन्स लॉ और रेले जीन्स लॉ। दैट मीन्स वीन्स लॉ कैन ओनली बी एप्लीकेबल एट शॉर्टर वेवलेंथ। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? Yes, sir. यस सर। ये भैया जो फिजिक्स थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, इसने जो साइंटिस्ट कम्युनिटी थी इसका आगे बहुत बड़ा एक चैलेंज क्रिएट करता है।
ये चैलेंज था कि अब इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि ये सारे बहुत बड़े लेवल के साइंटिस्ट थे, ठीक है। दे वर एक्सीलेंट इन मैथमेटिक्स एज वेल एज इन फिजिक्स, दे हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस, इवन दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द होल ब्लैक बॉडी डायग्राम। इसके बाद आता है प्लैंक, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त रेवोल्यूशनरी आइडिया लाया जिसने पूरी फिजिक्स के बेस को बदल के रख दिया। क्योंकि अभी तक जो हम फिजिक्स पढ़ते थे उसमें हम पार्टिकल को अलग और वेव को बिल्कुल अलग, लाइट हमारे लिए केवल एक वेव हुआ करती थी। प्लैंक ने इस पूरी चीज़ को ही चेंज कर दिया और एक ऐसा आइडिया लाया जो पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी में बिल्कुल नया था और किसी ने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। और वो आइडिया ही हमारे इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है और यहाँ से नई थ्योरी का बेस बनता है जिसे हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। और तुम देखोगे किस तरीके से चेंज होता है एक जो हमारी जनरेशन होती है किसी भी फिजिक्स सब्जेक्ट की, या हम कहें किसी भी थ्योरी या कोई भी हमारा एवोल्यूशन है, वो किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचता है। तो क्लासिकल फिजिक्स बहुत बढ़िया चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऐसा टॉपिक आया जिसने क्लासिकल फिजिक्स को ये बता दिया कि अभी तो हमने कुछ रिसर्च की ही नहीं है, अभी तो हम केवल और केवल बड़े स्केल पे वर्क कर रहे हैं, हमने केवल कुछ नई डिवाइसेस बनाई हैं जो हमारे डेली वर्क के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर हम सब एटॉमिक लेवल पे जाएं, तब चीज़ों को देखें तो वहाँ पर कुछ अलग ही चल रहा है। और अगर उस चीज़ को एक्सप्लोर कर लिया जाए तो हम बहुत हद तक चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो स्टिल साइंटिस्ट और इंजीनियर्स दे आर वर्किंग ऑन क्वांटम फिजिक्स। ये फिजिक्स 1900 से 1930 के बीच का एरा है। दैट वाज द एरा ऑफ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर। आइंस्टाइन इसी में हुआ था, प्लैंक, बोर, है ना, पाउलीज, ठीक, श्रोडिंगर, रदरफोर्ड। तो बड़ी ज़बरदस्त साइंटिस्ट कम्युनिटी इस टाइम पे बनी थी। तो 1900 से 1930 में ही पूरी फिजिक्स डेवलप हुई थी, लेकिन आज भी इसके ऊपर टेक्नोलॉजी पे बहुत सारी डिवाइसेस बनी हैं और बहुत इसके ऊपर वर्क चल रहा है। आने वाले कुछ सालों में एक और ट्रांजिशन फेज आने वाला है फिजिक्स में और पूरा टेक्नोलॉजी में, जो आज की चीज़ों को बिल्कुल चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स होती है ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, बिल्कुल टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है कंप्यूटर्स की, इसी तरीके से अब एक चेंजिंग फेज आएगा किसमें, आपका फिजिक्स में भी। तो देखना है कब वो पहुंचता है, लेकिन बहुत जल्दी वो टाइम आने वाला है। जो आज की टेक्नोलॉजी तुम्हें बहुत सुपर फास्ट लग रही है, हो सकता है कल तुम कहो कि ये तो बड़ी ही क्या किस तरह की, बड़े ही हम लोग स्लो लाइफ में चलते थे। जैसे है ना, हम लोग को कहते हैं पहले के ज़माने रेडियो होते थे, पुराने ब्लैक एंड वाइट टीवी, कहते भैया क्या ज़माना था, बिल्कुल, है ना, इतने चीज़ें बहुत ही सिंपल सी, कुछ भी उस वक्त एडवांसमेंट नहीं था। वो हम लोग के लिए एडवांस नहीं था, लेकिन उस टाइम के लोग के लिए बहुत एडवांस था, ठीक है। आ रही मेरी आवाज़? Yes, sir. यस हाँ। सर। तो हमारे दादाजी बताते थे कि जब वो पहली बार रेडियो लेके गए थे गांव में, तो वो रेडियो में लोग आए थे देखने के लिए कि आदमी इसके अंदर गए कैसे, ये आवाज़ आ कैसे रही है। वो लोग बहुत परेशान थे इस चीज़ को, अच्छा तो उन्हें लग रहा था, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता था इसमें से आवाज़ कैसे आ रही है। आखिर ये कैसे लोग आते थे देखने के लिए, कुछ उसे इधर उधर देखते थे हिला के कि अंदर कुछ है क्या, कोई लोग हैं छोटे वो के अंदर पहुंच गए हैं। तो दैट वाज अ फेज। आज के डेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए हमें लगता है कि पॉसिबल नहीं है, ये तो केवल एक हाइपोथेसिस और ऐसा कभी नहीं हो सकता। कल के दिन वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट द प्रेडिक्शन, ओके, द प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर एंड देन वर्किंग ऑन दोज प्रेडिक्शंस। So the things that looks very imaginary today may be possible in some coming days. पहले हम कहना कि कोई चांद पे पहुंच जाए तो ये कहावत हुआ करती थी, है ना, चांद पे पत्थर मारना या ये करना वो करना का दुनिया भर के। लेकिन आज की डेट में चांद क्या, अब तो मून तक हम पहुंच चुके हैं, इंटर गैलेक्टिक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात चलती है। सो द फिजिक्स और द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन चेंज्ड। वो चेंज कितना है, किस लिमिट तक है, वो हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। वो हमेशा हम सोचते हैं कि आज हमने सब कुछ कर लिया, बट कुछ ऐसा नया आइडिया आता है जो हमें बताता है कि जो हमने पहले किया था उससे आगे बहुत सारी चीज़ें और एक्सप्लोर करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एक बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, चलो देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन रेडिएटेड from a source having temperature 3000 Kelvin
द वीन्स कांस्टेंट इज दिस मच। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन कह रहा, वेवलेंथ उसकी कितनी होगी, जबकि बॉडी का टेम्परेचर 3000 केल्विन। इसने मैक्सिमम वर्ड यूज कर लिया, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन, तो इसका मतलब है लैम्डा एम की बात कर रहा है। और तुम्हें क्या पूछा इसने दे दिया टेम्परेचर, टी की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगती है कि एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला में बता, लैम्डा एम प्रोपोर्शनल या टी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा एम। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो टी इक्वल्स टू आ जाता है तुम्हारा बी अपॉन लैम्डा एम। तो यहाँ से लैम्डा एम इक्वल्स टू कितना आया, इट इज बी बाई टी। बी हमें पता है, वीन्स कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, और टी हमें जो भी गिवन है यहाँ केल्विन में ही गिवन है, तो हम केल्विन में डायरेक्ट रख सकते हैं। और सिंपल बी अपॉन टी करा, हमें किसकी वैल्यू मिल गई, लैम्डा मैक्स की। ठीक है, तब तो नहीं है क्वेश्चन न्यूमेरिकल। नो सर। इतने नो आसान सर। न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी गलत करके आते हैं, और कई बार वो सोच रहे होते हैं। इसके बाद भी इतनी बार बताने के बाद वो लैम्डा एम इक्वल्स टू बी इंटू टी लिख कर आते हैं। कुछ तुम में से भी ऐसे आएंगे, बड़े महानुभाव होंगे कुछ लोग, ठीक है, वो बड़े ज्ञानी हम उन्हें बोलते हैं। उन्हें सब कुछ बता दो कि ऐसी गलती होती है और वो ऐसा ही करके आता है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फार्मूला में सही रखना है और कैलकुलेशन सही करना है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट एक और इसमें न्यूमेरिकल है, देखें कितना लेवल है उस न्यूमेरिकल का। फिर वही कहानी, यूजिंग वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ सन गिवन लैम्डा एम इक्वल्स टू दिस मच, द वीन्स कांस्टेंट इज दिस मच। आसान सेम है ही है सर, सर, बिल्कुल आसान है सर। ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे, इसमें एक चीज़ देखो कि यहाँ पर कुछ ये इसमें चेंज है वैल्यू में, ठीक है, ये वैल्यू कुछ अलग आती है। कैलकुलेशन जब करोगे, इसने कैलकुलेशन कर दिया 0.293 के करस्पॉन्डिंग, लेकिन यहाँ वैल्यू क्या दी हुई है 0.3। तो एक ने जाकर रटना मत इसे, यहाँ पर इसने लिखा तो 0.3 है, लेकिन जब इसने कैलकुलेशन करा फिर 0.293 कर दिया, जो इसने पहले वाले क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, यस सर। ये इधर देखो, इसने ये फॉर्मूला ये यूज करा था 0.293, जबकि 0.3 इसने यहाँ दे दिया, तो बहुत चेंज आ जाता है भाई थोड़े समय, ठीक है। तो जो वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन हो उसी के अकॉर्डिंग काम करोगे। इसने मीन्स कांस्टेंट ये दे दिया तो यही रखोगे, ये मत रख देना। इसके बाद एक और इसने क्वेश्चन दिया, जो अभी लास्ट है आज का। इसने बॉडी कह दिया कि एक बॉडी 1500 केल्विन पे क्या करती है, मैक्सिमम वेवलेंथ इस ऑर्डर की करती है, और दूसरी बॉडी की जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो 5500 एंगस्ट्रॉम है। तो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ सन, तब भी काम हो जाएगा, हो जाएगा। ये आसान न्यूमेरिकल है भाई बहुत। यस सर। Yes, sir. लैम्डा m1 t इक्वल्स टू लैम्डा m2 t। अगर ऐसा नहीं भी होता तो डायरेक्ट वीन्स कांस्टेंट से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो कांस्टेंट, क्योंकि किसी भी टेम्परेचर पर जो आपका वेवलेंथ है मैक्सिमम लैम्डा एम और उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट आएंगे। कुछ भी टेम्परेचर हो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 है ना, लैम्डा 1 अपॉन T1 हो, या लैम्डा 2 अपॉन T2 हो, या लैम्डा 3 अपॉन T3 हो, ऐसे कितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये हमेशा वैल्यू क्या आने वाली है, कांस्टेंट आएगी, और वो क्या होगा, वीन्स कांस्टेंट, ठीक है। आ गया ये रहा। लेकिन सिंस हमें ऑलरेडी एक टेम्परेचर लैम्डा एम दिया हुआ है, फिर दूसरे में भी हमें टेम्परेचर निकालना है, लैम्डा m2 दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट ना रखें, इनका यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मेथड वही है, अब की बार बी ना होके वो क्या हो गया, लैम्डा 1 अपॉन टी, तो वैल्यू वही आनी है, बी आएगा। अगर ये हम इससे ना यूज करें, हम इससे भी तो निकाल सकते हैं ना खाली मैक्सिमम एनर्जी 5500 एंगस्ट्रॉम, टी इक्वल्स टू क्या कर देंगे, बी अपॉन लैम्डा, तब भी निकल जाएगा। लेकिन हमें जब वैल्यूज गिवन है तो हम उसका यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आज Okay. Yes, sir. थे। तो अभी हम धीरे धीरे अब कल बढ़ेंगे। जो हम आज ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखा, जो एक स्पेक्ट्रम बना था, किस तरीके से उस स्पेक्ट्रम ने बहुत डिकेड्स तक साइंटिस्ट को परेशान करा, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। क्लासिकल फिजिक्स उसे कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बहुत सारे फिनोमिना, ठीक है। जो सर इसका आंसर 545 पॉइंट आ रहा है, क्या चीज, कैलकुलेशन का यस आंसर सर 545 पॉइंट आ रहा है सर। कौन से वाले का,
सर ये कौन लास्ट इसका में इसका 5 4 5 50 पॉइंट 5 4 ही आ रहा है। हाँ यही है देखो। सर सर पॉइंट 5 पॉइंट सर 0.4 बोल रहे हैं। 0.4 5 4 5.4। हाँ तो एक ही बात हो गई केल्विन, तो उसमें उसका फर्क आ रहा होगा इससे डिजिट का। यस सर ओके सर ठीक है, पॉइंट का ही फर्क है, न्यूमेरिकल वैल्यू यही आ रही होगी। ठीक है सर वो 20,000 गिवन है। हाँ। और यहाँ कितना लिखा है 2000, यस सर यस सर। इससे से फर्क आ रहा है। ठीक है चलो, इसको तुम लोग करोगे अब, ये छोटे मोटे करेक्शन है कर लोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी आनी चाहिए, पावर में थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो अब मैं कुछ तुम्हें असाइन कर रहा हूँ, आज एक भी कुछ असाइन नहीं कर पाया, तो फटाफट से तुम लोग अपनी स्ट्रीम लाइन पे जाओ, सभी लोग चारों के चारों क्विज करो, फटाफट से मैं असाइन करता चला जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब तुम लोग मीटिंग को छोड़ सकते हो और अपनी स्ट्रीम लाइन में जाके तुम उन सर लोगों स्लाइड शेयर कर देना। हाँ बेटे कर दूंगा मैं। ठीक है ठीक, सर कल के लेक्चर की भी। कल के लेक्चर की भी। यस सर। ठीक है बेटे चलो, मैं कर तो आ भी कर पाया तो ठीक है, मुझे मिल गई, क्योंकि टाइम ओवर होते ही नेट चला जाता ना हमारा, तो मैं कोशिश करता हूँ अभी तुम्हें भेज दूँ। तो फटाफट से क्विज में पहुंचो, अपना क्विज अटेम्प्ट करोगे। ठीक ठीक है बच्चों, मैं सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा हैंग चल रहा है तो सिस्टम में तुम्हें भेज रहा हूँ, तो अब इसे करोगे तुम लोग जो भी है, और मैं भेजूंगा तुम्हें, अगर देख आज हो पाया तो मैं आज भेज दूंगा, नहीं तो मैं कल मॉर्निंग में तुम्हें भेज दूंगा। ठीक सर कर दिया कोई सेंड? पहला मैंने कर दिया, बाकी भी आ रहे हैं। ठीक है, ओके सर। एक्चुअली सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया था, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। आगे करते चले जाओ, आते चले जाएंगे कुछ। ठीक है